हेलो बच्चों। आज हम लोग कैलोरीमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये बेसिक डिफिनीशन वगैरह है ना। ये सबको पता होता है। आप लोगों को बोलो, सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होता है। ठीक है, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। सॉलिड से डायरेक्ट चला जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, बताओ? सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड ये फ्रीजिंग हो गया। गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। ठीक है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड आ जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन। ये सबको पता है, आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है बच्चों, वाटर से वेपर बनाने में 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर से वेपर बनता है। ये सब बेसिक बेसिक बात हम लोग को पता है ना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर आप देखिए तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट से ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि आइस जो है वो मेल्ट करेगा, है ना, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए यहाँ पे लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ठीक है भाई, तो इसको कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, उस कंटेनर में आइस भर देंगे, बहुत शानदार सा। आइस भरने के बाद क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर उसमें लगा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये थर्मोमीटर कहीं कंटेनर पे टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, केवल आइस को ही टच करना चाहिए। अब क्या होगा इसमें कि अब इसको नीचे से हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। जब नीचे से बच्चों इसमें हीट देंगे तो नीचे से जब इसमें हीट देंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगा। जब आइस मेल्ट कर रहा था उस वक्त टेम्परेचर थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था। जब तक कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो जाती, ये पूरा का पूरा आइस जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक थर्मोमीटर 0 डिग्री ही सेल्सियस शो करेगा। तो इससे आसानी से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, अब उसका नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं हम लोग फायर के फॉर्म में। तो अब वाटर बन गया। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब तक पूरा मेल्ट नहीं हुआ तब तक थर्मोमीटर कितना शो कर रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम लोग आसानी से वेरीफाई कर लिए। क्या वेरीफाई कर लिए भाई, बोलो? कि आइस जो होता है जब वाटर में बदला यानी फेज चेंज हुआ, उस वक्त टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, आगे चलो। आइस कम्प्लीटली, अब इसका ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ठीक है, आइस और वाटर का मिक्सचर था तब तक 0 शो कर रहा था ये। ठीक है, अब जैसे ही मतलब पूरा कंप्लीट वाटर बन गया तब ये इसका टेम्परेचर चेंज करने लगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। तो ये हमें क्या प्रूव कर रहा है, बताओ? बोलो, दिस प्रूव्स ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, चलो ये समझ में आ गया। अब क्या है, यहाँ पे कुछ फैक्ट है ना, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। लीड और वैक्स है। ठीक है, लेड और वैक्स है। ये जब मतलब क्या होता है, जब इनका मेल्टिंग होता है तो ये एक्सपेंड करते हैं। ठीक है भाई, जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, देखो, जब ये एक्सपेंड करते हैं तो 1 ग्राम सॉलिड वैक्स का, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 1.61 है। ये वॉल्यूम का डाटा आप लोग को याद नहीं रख, याद रख सकते हो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम सॉलिड वैक्स 1.161। ठीक है भाई, और 1 ग्राम मोल्टन वैक्स मतलब ये मेल्ट कर गया तो 1.66। तो देख रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज किया था, एक्सपेंड किया। ठीक है, सो लीड और वैक्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये एक्सपेंड करते हैं मेल्टिंग पे। लेकिन यहाँ पे आइस के साथ क्या होता है, आइस के साथ क्या होता है, और बिस्मत भी है साथ में, जब भी ये मेल्ट होते हैं तो इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, बोलो बच्चों, डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हाँ, यहाँ पे डाटा है, देख लो। ये डाटा में क्या शो किया है, ये डाटा में शो कर रहा है कि
1 ग्राम आइस का वॉल्यूम कितना है 1.091 है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना है बोलो बच्चों, 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो याद रखो, क्या याद रखोगे कि भैया जब मेल्टिंग होगा तो सॉलिड वैक्स और लीड और वैक्स, ठीक है, मेल्टिंग पे वॉल्यूम उनका इंक्रीज करता है और आइस और बिस्मथ का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है मेल्ट होने पे। नॉर्मली कोई बोलेगा मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, तो अरे मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं, आइस के केस में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। आओ देखते हैं इसको, क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होगा बच्चों ये, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ मेल्टिंग पॉइंट, देखो आइस के केस में प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घटती है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या नाम है, लीड और वैक्स के केस में प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे आइस का मान लो कि क्या होगा, आइस का आपने मेल्ट किया तो उसका वॉल्यूम घटा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ पे वॉल्यूम कम होता है उधर ही रहना चाहता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारा ये कौन है, लीड और वैक्स है, ठीक है। तो इसको जब मेल्ट करोगे तो एक्चुअली में एक्सपेंड होता है, तो ये तो सॉलिड में ही रहना चाहेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, है ना। मेल्ट होने पे जो कॉन्टैक्ट करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा प्रेशर बढ़ाने पे, और जो एक्सपेंड करेगा, ठीक है भाई, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रख लेना, है ना। इसको आप कीवर्ड बना के याद कर सकते हो, है ना, एग्जाम में पूछेगा तो बता देना। देखो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है भाई, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने पे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। बेस्ट एग्जांपल है आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है -22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑन अ मिक्सिंग साल्ट इन अ प्रॉपर पोर्शन। देखो इसमें ना कुल्फ़ी उल्फ़ी इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो एक ये कंटेनर टाइप का है, ठीक है, और ये हमारा ये सपोज इसमें ना कुल्फ़ी वगैरह मिक्स करके रखे हुए हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर इसको हम नॉर्मल आइस में डाल देंगे, इस वाले को नॉर्मल आइस में डालेंगे और कंटेनर को बंद कर देंगे, तो ये उसका आइस का यहाँ पे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, इसमें नमक वमक मिला देते हैं, ये कंटेनर में क्या करते हैं, बर्फ़ तोड़ देते हैं और उसमें एक बोरा नमक डाल देते हैं। अब उसमें क्या होगा, इसका जो इसमें साल्ट और आइस है, इसमें साल्ट और आइस, ठीक है, इस साल्ट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, -22 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया बोलो बच्चों, -22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मान लो कि उसका क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर गिर गया, ठीक है। पहले वो 0 डिग्री पे हो रहा था, पहले कितना था बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें आइस और साल्ट था, सॉरी हाँ ठीक है, हाँ आइस और साल्ट, वेरी गुड, आइस और साल्ट था, तो दोनों का मिक्सचर है। अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया -22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरी बात समझो बच्चों 1 मिनट के लिए, देखो मान लो तुम्हारे घर में फ्रिज है, ठीक है, तो उस फ्रिज में तुम एक पानी का बोतल रखे, ठीक है, उस फ्रिज में क्या रखे बोलो बच्चों, पानी का बोतल रखें। तो जैसे पानी का बोतल उसमें रखोगे तो क्या होगा, वो ठंडा करेगा, ठीक है। फ्रीजर का टेम्परेचर मान लो 0 है, ठीक है, तो ठंडा कर दिया। लेकिन अब सोचो फ्रीजर का टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस है, तो जल्दी ठंडा करेगा, ठीक है भाई। तो जब और जल्दी ठंडा करेगा, तो इसी तरह कुल्फ़ी के केस में होता है। कुल्फ़ी में कुल्फ़ी का जो फ्रीजर हम लोग बनाते हैं, है ना, इस तरह का जो लेके घूमते हैं मोहल्ले में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आइस और साल्ट डाल देते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे उसमें कुल्फ़ी रखते हैं तो कुल्फ़ी आसानी से जम जाती है, ठीक है भाई। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका गिर जाएगा। टेम्परेचर गिरेगा तो कितना, -22 डिग्री सेल्सियस। आप उसमें कुल्फ़ी डालोगे, आइस और साल्ट के मिक्सचर में, बाथ बोलते हैं, आइस और साल्ट में उसमें कुल्फ़ी डाल दो, तो कुल्फ़ी क्या हो जाएगा, जल्दी से जम जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले 0 डिग्री था उसका टेम्परेचर, लेकिन साल्ट मिलाने पर क्या हो गया, -22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
है ना, टेम्परेचर हो गया ना मेल्टिंग पॉइंट का। तो अब क्या होगा, आराम से क्या होगा, हमारा कुल्फ़ी तुरंत जम जाएगा। ठीक है भाई, आई होप मैंने इसमें 2-3 मिनट 4 मिनट लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मुश्किल चीज़ था, है ना। ठीक है, वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन सबको पता है क्या होता है, बोलो कि हमें लिक्विड से क्या चेंज करना है, गैस में। लेकिन जब लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोल दो। लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये डिफिनेशन याद कर लेना, ठीक है भाई, है ना। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट विच वेपोराइजेशन अकर जो होता है, ठीक है। तो हमारे केस में वाटर के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, और ज़्यादा हीट देंगे तो 100 डिग्री से स्टीम या वेपर बन जाएगा। बच्चों ये डाटा ना आप लोग कहीं लिख लो, ये वाला क्या है कि 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 का मतलब क्या हुआ, देख ठीक है। 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम वाटर, यहाँ देखना ध्यान से, हाँ यहीं दिखा देते हैं, ठीक है। 1 ग्राम वाटर है, ठीक है भाई, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वेपर बनाना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त एनर्जी कितनी चाहिए, 540 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा 540 को आप क्या करोगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो 4.2 से। तो किस में बदल जाएगा बताओ, 4.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा आंसर, जूल पर ग्राम। फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा वो, बोलो बच्चों, जूल पर केजी। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गया, ठीक है। 540 कैलोरी पर ग्राम, ये डाटा आपके किताब में 540 वाला बच्चों, है ना, देख लीजिए एक बार दिया है कि नहीं दिया है ना। वेपराइजेशन थोड़ा सा हटके है ना। अब आओ, ये एक्सपेरिमेंट तो खैर दिया है तुम्हारी किताब में, है ना। ये क्या होता है देखो बच्चों, आओ मैं थोड़ा सा स्लो स्लो बोल रहा हूँ, आप लोग 1.5x या अब 2x करके देख सकते हो अपने स्पीड से, है ना। मुझे तो समझा रहे हैं ना बच्चों, तो धीरे धीरे ही समझाना पड़ेगा ना, है ना। ठीक है, एआई होता, मैं अगर एआई होता तो क्या होता, मैं एआई बनना भी नहीं चाहता, छोड़ दो, है ना, इतना स्पीड में। ठीक है, मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग अगर स्पीड स्लो लगेगा तो आप स्पीड 1.5x 2x जो भी है देख लेना, हाँ। लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बेटा ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने वाटर लिया, वाटर का टेम्परेचर कितना है बोलो, 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको नीचे ना, नीचे से आग लगा दिए, ठीक है। मतलब उसमें क्या दे रहे हैं, जल्दी बोलो, ठीक है भाई, नीचे से आग लगा दिए तो उसमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब हीट दीजिएगा तो क्या होगा, हीट देंगे सर, तो हीट देने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है इनिशियल, तो 30 डिग्री से क्या होगा, बढ़ते 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 100 डिग्री तक पहुंचेगा, और 100 डिग्री के बाद क्या होगा, इसमें से वेपर बन के धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट होगा। तो जो वेपर, वाटर प्लस वेपर का जो मिक्सचर होगा उसमें उस समय हमारा ये जो थर्मोमीटर है, यहाँ पे थर्मोमीटर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर बनाया है, देखो ये थर्मोमीटर है। ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या शो करेगा, 100 डिग्री शो किया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कर सकते हो। थर्मोमीटर को कंटेनर में टच नहीं करना, ठीक है। उसको क्या करना, वाटर में टच किए रखना। तो वाटर का टेम्परेचर 30, 35, 40, 45 ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, है ना, थर्मोमीटर में दिखाएगा कि 100 डिग्री पहुंच गया। अब जब तक वो पूरा वेपर ना बन जाए तब तक वो 100 डिग्री पे ही रहता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व क्या बता रहा है कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और ये कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट होगा बच्चों याद रखो, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये फेज चेंज हो रहा है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, आप घर पर ट्राई कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट मम्मी मारे नहीं या हाथ वगैरह मत जला लेना, पता लगा है ना, करंट तो नहीं लगेगा इसमें, हाथ ही जलेगा, ठीक है। अब ये क्या है भाई, पढ़ो तो, चेंज इन वॉल्यूम इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑल लिक्विड एक्सपेंड करता है, नॉर्मल सी बात है, बॉइलिंग करने पे सब एक्सपेंड करता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जब वेपर बनता है तो 760 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो ये डाटा आपको याद रख लो, है ना, नॉर्मल सा डाटा है कि भैया एक्सपेंड करेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब 1760 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है जल्दी से बोल दो। चलो बच्चों अगला टॉपिक क्या है बताओ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ बॉइलिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। फॉर लिक्विड है ना, प्रेशर बढ़ाइएगा जीवन में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। मुझे हंसी कुछ बात सोच के आया बच्चों, सॉरी, है ना, ठीक है। फिर से समझो, प्रेशर बढ़ाओगे जीवन का तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। आधे लोग सोच रहे होंगे कि जीवन का प्रेशर, हाँ याद रखना, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या है, डाटा है यार, देखो तो क्या है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिखा पढ़ो तो, 1 एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर को, अच्छा हाँ यहाँ देखो थोड़ा खाना वाना कैसे बनता है कुकर में, थोड़ा सा टेस्टी खाना। यहाँ देखो बच्चों, हमारे घरों में सबके घरों में प्रेशर कुकर होता है, ठीक है भाई। बिना प्रेशर कुकर के जीवन में दाल कहाँ गलता है आजकल, ठीक है बच्चों, है ना। तो प्रेशर कुकर है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, नॉर्मल वाटर का हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वाटर बॉयल अप कितने पे होगा, 120 से 125 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी तब तक वाटर 120 से 125 डिग्री पर बॉयल होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, तब तक ज़्यादा हीट मिलेगा ना बच्चों, तो इसीलिए दाल वगैरह जल्दी गल जाता है, ठीक है ना। फॉर दिस रीजन फॉर फूड इजली कुकड, यहाँ पे लिखा है फूड इजली कुकड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डाटा ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा जो डाटा है क्या है पढ़ो तो, ये पढ़ो ग्रीन वाला, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1.75 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई, होता है वेपर प्रेशर। अब इसको याद कर लो, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है भाई। आगे बढ़े बच्चों, चलो अब पहाड़ चढ़ते हैं, यहाँ देखो, ठीक है। चलो बच्चों, जीवन में मान लो हम लोग खूब ऊंचे चले गए, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो जब हम ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे हिल्स और माउंटेन में, तो उस वक्त हमारा प्रेशर घट जाता है। अभी प्रेशर हाइट पे जाने पे क्यों घटता है, हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बस घटता है इतना याद रखो। तो प्रेशर अगर घटेगा तो हमने बताया था, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ जल्दी से, घटेगा, तो वहाँ पे कुकिंग क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा बताओ हिल और माउंटेन पे हम लोग खाना बनाएंगे तो जल्दी बनेगा कि लेट बनेगा, आप लोग आंसर दे देना, क्या आंसर दोगे, बहुत लेट बनेगा भैया। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही घट गया, है ना। बॉइलिंग पॉइंट घटने से क्या होगा, मान लो अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो जल्दी वेपर बन जाएगा ना रे, तो कढ़ाई में पानी रहेगा तब ना गलेगा सब्जी या चाल दावल दाल दाल चाल सॉरी दाल और चावल, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। दिन भर में हम लोग 10,000 वर्ड बोलते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो और ठोक दो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इस वक्त, कमेंट, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे खाना जल्दी नहीं बनेगा ना बच्चों। चलो आगे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देखो, है ना। यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं भैया, क्या है देखो ध्यान से। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, भैया अगर मान लो कभी कभी क्या होता है हमारे घरों में, ठीक है, दाल वगैरह नहीं गल रहा, सब्जी नहीं गल रहा, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैंने दाल बना रहा था, ठीक है, दाल गल में नहीं किया, अम्मी से बोला अम्मी दालें नहीं गला, बोले उसमें नमक डाले थे, मैंने नहीं, बोले नमक डालेंगे तब ना गलाएगा। अब बचपन से हमें लगता था यार नमक डालेंगे तो गलाएगा, ठीक है, लेकिन पढ़े तो समझ में आया, क्या करेंगे बताओ, बोलो क्या समझ में आया, कि साल्ट और वाटर से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा देर तक उसमें पानी रहता है भाई, ज़्यादा टेम्परेचर पहुँचेगा तब ना वेपर बनेगा, तो ज़्यादा देर तक पानी रहता है तो कुकिंग ईजी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा बॉयल करते रहेगा ना, मान लो 110 हुआ 105 हुआ, जो भी डाटा है इम्प्योरिटीज ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो ज़्यादा देर तक पानी रहेगा तो कुकिंग हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देर तक कढ़ाई में पानी रहता है, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना रे ज़्यादा देर तक कढ़ाई में पानी रहता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना, है ना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, फॉर डैट रीजन कुकिंग विल बी ईजी, बस एक लाइन में लिखना, वहाँ पे थोड़ी ना एक्सप्लेन करना है। ये क्या है बोलो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और ये हमारा हुआ लेटेंट हीट।
देखो लेटेंट हीट का मतलब हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, ठीक है भाई। और स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास के लिए बच्चों, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, यूनिट मास के लिए, है ना। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक बोलेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हूँ बताओ, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट समझ में आ गया, दोनों को लेटेंट हीट ही बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक दे दिया नाम तब दोनों को डिफाइन कर दिए। तो लेटेंट हीट जल्दी से बोलो क्या होता है, लेटेंट हीट जैसे वो पहले हम पढ़ाए थे वीडियो लेक्चर में, जो लोग नहीं देखें देख लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी देखो यहाँ पे 3 टर्म हम पढ़ा चुके हैं अभी तक, ठीक है। एक तो लेटेंट हीट अभी पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक लेटेंट हीट पढ़ा है, और पहले पढ़ाए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सुनो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। लेकिन अब लेटेंट हीट क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर नहीं बोलना, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टू चेंज द फेज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेटेंट हीट अब हमारे पास फ्यूजन होगा, तो आइस से वाटर, सॉलिड से लिक्विड के लिए फ्यूजन यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसका डिफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बोलो चेंज द फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और लिक्विड से गैस हो जाएगा तो क्या बोलोगे बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप छोटी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चा, ये डिफिनेशन है, याद कर लेना। अब ये डाटा है बच्चों, ये डाटा पे तो तुम्हारे यहाँ ये डाटे पे खूब क्वेश्चन दिया, तो ये डाटा को अच्छे से समझ लो और कहीं लिख लो, है ना। देखो भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस, इसको लिख लो कहीं पे जल्दी से। देखो कैलोरी में क्या होता है, देखो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन कैलोरी में करूँगा, ठीक है। तो 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है भाई। 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी से बोल दो। 4.2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जूल पर ग्राम हो जाएगा। अच्छा ये इतना आ गया, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो जूल पर केजी। तो आगे के वीडियो में मतलब आगे जो पढ़ा रहे हैं उसमें 336 बोलेंगे, है ना, कभी कभी 330 दे देता है एग्जाम में, तो उससे जो दिया होगा वही यूज करिएगा, ठीक है। तो जब भी 336 बोलेंगे तो जूल पर ग्राम के लिए याद रखना, और 3,36,000 बोलेंगे तो 1 केजी के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये डाटा याद कर लेना, ठीक है। इस डाटे पे थोड़ा सा हम डिफिनीशन के तौर पे एक बताना चाहूँ तो 1 ग्राम, यहाँ देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 80 कैलोरी चाहिए, ठीक है भाई। और जूल में कितना चाहिए, 336 जूल चाहिए, ठीक है भाई। चलो आसानी से, ठीक है। आगे क्या है यहाँ से पढ़ो तो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ आइस टू वाटर 0 डिग्री एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफिनीशन है बच्चों। ये क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से ना हम लोग ये फार्मूला भी समझेंगे, ये फार्मूला आखिर Q=ml कैसे आया, ठीक है। तो देखो यहाँ से ध्यान से, ये कह रहा है कि आइस 1 kg दिया हुआ, कितना kg आइस दिया, जल्दी बोल, 1 kg आइस दिया हुआ, ठीक है, 1 kg आइस दिया हुआ है ना, और उसको 1 kg वाटर में बदलना 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे बताओ जैसे कि 1 ग्राम हमारे पास कितना था, हमारे पास 80 कैलोरी था, ये 80 कैलोरी था ना, तो 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर बदलने में 0 डिग्री, तो 80 कैलोरी चाहिए। तो 1 kg के लिए कितना चाहिए, जल्दी से बोल दो। तो 1 kg के लिए कितना, देखो 1 ग्राम के लिए भैया 80 कैलोरी चाहिए, तो 1 kg में इतना ग्राम होते हैं, इतना कैलोरी, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, हमारा जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो हम टी कैलोरी क्या है L, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई किए 1000 से, तो देखो ये मास हो गया, ठीक है, और हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो Q=ml, समझ में आ गई बात, ठीक है। 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, दैट इज कॉल्ड L, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड मास से मल्टीप्लाई करें तो Q=ml। तो हमारे पास 2 फार्मूला आ गया, ठीक है। Q=mc डेल्टा टी, Q=mc डेल्टा टी कब लगाएंगे, जल्दी से बोलो, जब चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है। और Q=ml कब लगाएंगे, जल्दी से बोल दो, जब हमारा क्या होगा, बोलो, फेज चेंज होगा, ठीक है।
टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से होता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि मोशन से होता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सेपरेशन बिटवीन देम। मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में और उनके बीच में सेपरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे हम लोग हीट देते हैं तो हीट देते हैं ना, तो उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्या होता है कि ये सेपरेशन, देखो दोनों में अट्रैक्शन है बच्चों, ये दोनों में अट्रैक्शन है कि नहीं है। अब ये अट्रैक्शन में क्या होता है कि अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन सेपरेशन बढ़ाने के लिए अट्रैक्शन का अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो जो हम हीट दे रहे हैं ड्यूरिंग फेज चेंज, वो सेपरेशन बढ़ाने में चली गई। ठीक है, तो हमारा सेपरेशन बढ़ाने में चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या हुआ, ना स्पीड चेंज हुआ ना टेम्परेचर चेंज हुआ। तुम्हें समझ में आ गया। तो ड्यूरिंग फेज चेंज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है बताओ जल्दी से, है ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, ठीक है भाई। आगे क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट चेंज। का है भाई, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने में चला जाता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेपरेशन अगेंस्ट एट्रैक्टिव फोर्स, सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। आगे क्या लिखा गया, आगे लिख रहे हैं ये कि सो वी गिव हीट टू इट वेंस टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी बट काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आगे क्या लिखा है बच्चों, देखो आगे लिखा है यहाँ पे, सो वी गिव हीट एनर्जी यूटिलाइज टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जितना हीट एनर्जी दीजिएगा, है ना, सेपरेशन इंक्रीज करने में, ठीक है, अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो ये बेसिक सा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा वाई द ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिएगा कि ड्यूरिंग फेज चेंज इफ वी गिव हीट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी वेंट अगेंस्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द attractive force and kinetic energy not change of the molecules, that's why temperature not change। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर लिख देना, इधर उधर मतलब गलत मत लिखना। ठीक है, चलो आगे क्या बताओ। आगे बच्चों यहाँ पे देखो 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर में, ठीक है, तो ये एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे कि 1 ग्राम आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री में, ये तो बता ही दिए बच्चों। 336 जूल चाहिए, मैंने बताया था। 80 कैलोरी चाहिए, 336 जूल चाहिए, और अगर 1 kg होता तो 3,36,000 जूल एनर्जी चाहिए। रिक्वायर्ड टू वेन टू इंक्रीज, मतलब ये जो एनर्जी दी है कहाँ चला गया, वेन टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर सेपरेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना, थोड़ा देर और बने रहना, है ना। न्यूमेरिकल अगले क्लास में कराएंगे, खाली न्यूमेरिकल ही कराएंगे। ठीक है, तो अब मतलब कि चौथा वीडियो होगा कैलोरीमेट्री का। सबको हम एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लिंक भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है बताओ, ये जीवन में क्या चल रहा है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है हम लोग देखते हैं। आओ बच्चों, पहला क्या है बताओ, पहला है स्नो ऑन अ माउंटेन नॉट मेल्ट वंस बिकॉज हाई लेटेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए 3,36,000 चाहिए जूल एनर्जी। अब सोचो कि 1 kg आइस, कितना आइस होगा स्नो और माउंटेन पे, इतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए तभी ना मेल्ट होगा। तो ये हमारे नेचर हमको सपोर्ट करता है। अगर आइस का मान लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना ज़्यादा नहीं होता तो सारा आइस मेल्ट हो जाता। तो जीवन में हम लोग क्या करते हैं, मछली मारते रहते हैं ज़िंदगी भर, फ्लड होता है चारों तरफ, है ना। ठीक है भाई, चलो सेकंड क्या है जल्दी से बोलो। सेकंड में क्या है कि देखो मान लो कि मान लो कि 2 गिलास पानी है, ठीक है ना, सेम वाटर है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। एक में क्या किए, बर्फ़ डाले, ठीक है 1 ग्राम, और एक में वाटर डाल लेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम था, तो कौन जल्दी ठंडा होगा भाई, बर्फ़ वाला ज़्यादा ठंडा करेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पहले वाटर में बदलेगा 0 डिग्री,
तब ना इसके बराबर में आएगा। तो वाटर में बदलने के लिए कितना एब्जॉर्ब एनर्जी कर लेगा, 336 जूल। तो ये ड्रिंक से, ये वाले ड्रिंक से, ये वाले ड्रिंक से 336 जूल एनर्जी जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो इस ड्रिंक का क्या हो जाएगा, कूल्स हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कूल जल्दी होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, मान लो आंधी तूफान चल रहा है जीवन में, ठीक है, तो उसमें क्या ओला गिर जाता है बच्चों, है ना। ओला समझते हैं आप लोग, आप लोग के कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है जब आसमान से बर्फ़ गिरता है, तो हमारे यहाँ तो ओला ही बोलता है सब, ठीक है। तो ओला गिरता है ना, तो जैसे ओला गिरता है तो वो क्या करेगा, बर्फ़ गिरा पूरा ज़मीन वमीन पे, तो ज़मीन पे जैसे बर्फ़ गिरेगा तो ये मेल्ट होगा, तो मेल्ट होगा तो सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये पिघलेगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अम्मी लोग बोलती थी बचपन में कि अरे बर्फ़ गिरल बा, समझ में आ रहा है ना, बर्फ़ गिर गया एकदम पूरा ठंडा उंडा कर दिया एकदम पूरा, ठीक है भाई। तो आसमान से बर्फ़ गिरेगा तो टेम्परेचर जल्दी ठंडा होगा, है ना। तो इसीलिए तुम लोग दुआ ये किया करो कि बर्फ़े गिर जाए सीधा, ना बच्चों ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्या, जल्दी बोल। कोल्ड कंट्री वालों का क्या होता है जीवन, देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, कोल्ड कंट्री में क्या होता है कि उनका सब कुछ फ्रीज कर जाता है, ठीक है, वाटर लेक वगैरह जितना है सब, है ना, सब फ्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मछली जल की रानी है, इसका देखो कितना अच्छे से मस्त है। क्या होता है कि जो ये मान लो यहाँ पे टेम्परेचर निगेटिव बन गया, ठीक है, तो टेम्परेचर निगेटिव होगा तो क्या होगा, अब आइस जमना स्टार्ट होगा। तो ये मान लो ये तालाब है, तालाब का ऊपर का लेयर जम गया, जो होता है ना ये ऊपर का जम गया, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। अंदर से हीट जो है, अंदर से हीट आके ऊपर जाएगा तब ना जाके वो क्या होगा, मतलब जमेगा। अरे भाई किसी चीज़ को जमाना चाहते हो, जैसे फ्रिज में बोतल लगे, तो बोतल कब जमता है, जो उससे एनर्जी फ्रिज निकाल के पीछे फेंक देता है, तो इससे एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी इन्वायरमेंट में, तब ना ये जमेगा। लेकिन ये तो इंसुलेटर की तरह काम किया, है ना। और इससे एनर्जी 1 kg जमाने के लिए कितना चाहिए एनर्जी, 3,36,000। तो इतना खींचना, तो इसीलिए मतलब ऊपर बर्फ बर्फ जम जाता है, नीचे जो होता है ना पूरा एक्वेटिक लाइफ होता है। समझ में आ गया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बस बोलो बच्चों, फ्रोजन ऑफ लेक स्टार्स मेल्टिंग, सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। हाँ ये तो सबको पता है भैया, ठीक है, कि भैया मतलब कि आइस वाइस एकदम क्या है पूरा जमा हुआ है, अब वो मेल्ट करेगा तो कैसे मेल्ट करेगा बताओ। मान लो ये आइस पूरा बर्फ़ वरफ जमा हुआ है, और जैसे मेल्ट करेगा क्या करेगा, सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट ले लेगा। जैसे सराउंडिंग से हीट लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बोलो, फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये न्यूमेरिकल्स बचा मेरे ख्याल से, सिर्फ ये न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। कौन से पेज नंबर पे देखो तो बच्चों, हम लोग पेज नंबर नोट्स के कितने पे हैं, 20 पे। तो 14 पेज का न्यूमेरिकल्स है, लगभग 1 आवर लगेगा उसमें, है ना। मैं न्यूमेरिकल बहुत जल्द लेके आऊँगा, तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, है ना। और बाय, टेक केयर।